नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और ये वीडियो जो है कैराना की सांसद इकरा हसन का है। इकरा हसन जो कैराना से सांसद है, सहारनपुर में उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हो जाती है और इस नोकझोंक जो है इस कदर आगे बढ़ जाती है कि वहां पर गोली चलाने से लेकर के फांसी चढ़ाने की बात तक हो जाती है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, वो नोकझोंक का वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से सहारनपुर में एक पीड़ित महिला के लिए जब पुलिस स्टेशन पहुंची इकरा हसन जो कि कैराना से सांसद है, तो वहां पर माहौल गर्मा गया और उनको पुलिस जो महिला पुलिस थाना है वहां पर ले जाया गया और जो जानकारी की 10 मिनट तक उनको वहां पर रखा गया था। लेकिन वहां का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के तमाम तरीके की जो यूजर्स है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी यहाँ? नहीं, अपने ऑफिस में हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ लगाइए। हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने से। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर, मेरे हाथ क्यों लगा रही बिल्कुल आपने वीडियो में देखा किस तरीके से जो महिला पुलिसकर्मी है उस तरीके उस पर सांसद जी का व्यवहार आपने भी देखा। ठीक है, पीड़ित महिला के लिए आप गए थे, तानाशाही की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपका भी जो रवैया है वो भी तानाशाही से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक पुलिस कर्मचारी जो आपको कहीं ले जाने के लिए है, आप उसके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं वो भी पूरा देश इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है फांसी पर चढ़ाने का, गोली चलाने को, तो कहीं ना कहीं ये तकरार साफ तौर पर देखी जा रही है और देश की आप एक सांसद है तो आपको भी अपनी गरिमा का एहसास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि जो नेता होते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया को या अपने आप को सर्वोच्च पद पर मानते हैं और अपने प्रोटोकॉल का पालन की बात करते हैं। पुलिस अपना काम कर रही होती है, कई बार उसी का खामियाजा पुलिस वालों को भुगतना पड़ता है। आपने इस तस्वीर में भी देखा कि किस तरीके से पुलिसकर्मी पर वो रौब जमाती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे कह रही हाथ मत लगाइए, पुलिस अपना काम कर रही थी और उनको आगे लेके जा रही थी और जब आगे तो कह रही थी आप आगे नहीं चल रहे हैं। तो तमाम ये चीज साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है ये वीडियो और सांसद के इस व्यवहार को लेकर के कहीं कुछ लोग उनके रिएक्शंस पर कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं साफ तौर पर पुलिस की तानाशाही की बात भी साफ तौर पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं साफ तौर पर देखी जा रही हैं और अब इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ भी रही हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अमीश के पास। अमीश, कौन सी खबर है? देखिए सर, जब से जो एक कानून आया है जिसमें कर्मचारी जितने भी कर्मचारी उनको लेकर के कानून आया है कि एक वेतन जो है तय दिया गया है कि वेतन के हिसाब से जो है जो वहाँ कर्मचारी फैक्ट्री में या कहीं पर काम कर रहा है उसको एक तय वेतन के हिसाब से जो है वेतन दिया जाएगा, जिसके बाद से लगातार कानपुर के आसपास के जो भी शहर है या ग्रामीण इलाके हैं उन सभी जगह पर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी फैक्ट्री है, वहाँ पर लगातार वहाँ का कर्मचारी है वो धरने पर बैठ रहे हैं और अपनी बात को लेकर जो है जो फैक्ट्री का प्रशासन उससे मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन है बढ़ाया जाए, उनको एडिशनल जो काम वो करते हैं अलग से इसी तरीके से जो है जबलपुर में फैक्ट्री पड़ती है नेहरू कंपनी जो पेंट कंपनी है, वहाँ पर जो है आज जो है वहाँ पर लगातार जो है जो कर्मचारी है जो है धरने पर बैठे हुए भयंकर धूप में देखेंगे किस तरीके से गर्मी है। इस गर्मी में जो है वहाँ पर बैठ करके जो है लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो इनका वेतन है जो तय वेतन जो सरकार ने तय किया है उसको इस तरीके की बातें साफ कराने की जो धरना है वो कोई बार जो कर्मचारियों के जो फैक्ट्री प्रशासन उनके बीच में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। अमीश, अगर इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है कि धरने जैसे हालात हैं, धरना दे ही रहे कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर के,
तो प्रशासन ने क्या इस पर कोई किसी तरीके का कोई बयान दिया है या फिर किसी तरीके की उनकी मांगों को लेकर के किसी तरीके की कोई बात कही है? आखिर ये पहला जो है धरना नहीं है, ये लगातार जो है आपको आगे जब से ये कानून आया है, तब से लगातार जो भी, क्योंकि कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, कानपुर और कानपुर देहात लगातार जो लगभग जो है काफी क्षेत्र जो है जहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियां हैं, तो हर फैक्ट्री में प्रतिदिन जो है इस तरीके की जो है मामले सामने आए, प्रशासन जो है वहाँ पर जाता है, कर्मचारियों का जो कंपनी का जो प्रशासन उसके बीच में जो है समन्वय बनाने की कोशिश करता है, और ये एक तय समय के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है बातें मान ली जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो नरुल फैक्ट्री है उसके बाहर जो है धरना जारी है, अभी कोई भी जो है प्रशासन के बीच में और कर्मचारियों के बीच में कोई भी समन्वय इस तरीके का जो है यहाँ पर देखने को अभी जो है नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है जब इस तरीके की स्थितियां होती है, क्योंकि जब कंपनी और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में जब समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है तो स्थितियां खराब हो जाती है। और हमने देखा था कि इस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था नोएडा में, और कहीं ना कहीं वहां पर जो तमाम जो कामगार थे वो उग्र हो गए थे अपने वेतन को लेकर के। और जब सरकार आगे आई उन्होंने वेतन बढ़ोतरी की बात भी कही, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो चर्चा होती है कि आखिरकार किस तरीके से जो मामला होता है, जो धीरे से कोई मामला होता है वो धीरे धीरे कितना बड़ा बन जाता है, और बड़ा बनने के बाद उसमें बवाल होने लगता है और उसमें राजनीति शुरू हो जाती है। कई बार उसका खामियाजा उन कामगारों को, उन कारीगरों को भुगतना पड़ता है जो वहां पर काम करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि उनको चढ़ा दिया जाता है, उन्हें बढ़ा दिया जाता है, मूल मुद्दे से भटक करके वो किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। ऐसे में क्या प्रशासन ने कंपनी और कामगारों के बीच में किसी तरीके का कोई पुल का काम किया है अमित यहाँ पर? क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है तो उसका राजनीतिकरण होने लगता है, तो क्या इस मामले में भी कोई रोल प्ले किया प्रशासन ने आगे आकर के? बिल्कुल, अगर धरने की सूचना मिलते ही जो है मौके पर जो है पुलिस पहुंच गई है और लगातार जो है प्रयास कर रही है कि जो ये मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाए। लेकिन आप जानते हैं जब धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो जिनका कोई मतलब भी नहीं था, वो भी आकर के बहुत बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे माहौल में जो है पुलिस लगातार प्रयास, जितनी भी फैक्ट्रियों में प्रदर्शन चल रहा है लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि क्योंकि काम जो है जिनको काम करना है, जिनको काम करवाना, उनके बीच में समन्वय बैठ जाए, जो उनका तय माना जाए जो वेतन का वो है पूरा कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो भी मानक है कानपुर नगर में हो या कानपुर देहात में एक तय वेतन जो है तय कर दिया गया, जिसमें कानपुर देहात की कुछ स्केल है और कानपुर नगर में जो है थोड़ा सा 1000 या 500 में कुछ फर्क साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो वेतन में देखने को मिल रहा है। तो वो तय वेतन के हिसाब से जो भी वेतन भोगी है उनको वेतन मिलना चाहिए, उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये निर्णय है कंपनी के प्रशासन को लेना है और वही निर्णय जो है मान उसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार प्रयास करता है कि जो फैक्ट्री के प्रशासन के लोग हैं उनसे बात हो, जो मजदूर है जो बाहर बैठे हुए हैं उनका जो धरना जल्द से जल्द खत्म हो। हाँ बिल्कुल, जल्द से जल्द खत्म ही कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के धरने में जिस तरीके से अवनीश ने बताया कि अराजक तत्व शामिल होकर के माहौल खराब करने का काम करते हैं और इसी तरीके के मौके की तलाश में भी रहते हैं। फिलहाल तो प्रशासन को भी बड़ी निगरानी रखनी चाहिए और कड़ी निगरानी के तहत पूरे मामले पर कहीं न कहीं सतर्कता बरतने के साथ साथ इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतना सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मचारी अपनी वेतन की मांग को लेकर के अगर वो चाहते हैं कि उनका कुछ वेतन में बढ़ोतरी की जाए तो इसी मांगों को भी ध्यान में रखा जाए और खासतौर से दोनों के बीच में घिस के काम करना चाहिए कि हालात अराजकता की तरफ नहीं और किसी तरीके से कोई दूसरा कदम या फिर कोई अराजकता तो आकर के माहौल न खराब हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा अवनीश, और जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रवीर के पास चलते हैं रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक खबर आई है और वो खबर बड़ी दुखदायक है, क्योंकि जिस तरीके, लेकिन गनीमत रहा कि किसी भी यात्री की इसमें मौत नहीं हुई है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे का मामला है और यहाँ पे कुछ, चूंकि आज लेखपाल के पेपर हैं और लेखपाल के कुछ स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग लगभग बस में जो है 20 से 25 लोग सवार थे और ये बस लापरवाही, ऐसा बताया जा रहा है कि लापरवाही इन द सेंस कि पान मसाला खा रखा था ड्राइवर ने और उसको चलती बस से थूकने के चक्कर में ये बस अनियंत्रित हो गई और एक रोड ब्रिज बस जो है जाकर के एक दुकान में घुसी है। हमारे पास उसकी तस्वीर है और सीओ प्रदीप कुमार की बाइट है, हम सुनवाना चाहेंगे। पहले आप वो देखें फिर हम आते हैं खबर पे। जी जी CSC अर्चनपुर। ओके मैम, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, रिफर होंगे।
प्रातः जो है एक रोडवेज बस जो रायबरेली से लखनऊ जा रही थी, टकराने की झटकी लग जाने के कारण एक दुकान से टकरा गई, जिसमें से 8 लोग घायल हुए, जिनको 3 को सामान्य चोटें हैं, 5 को चोटें ज़्यादा होने के कारण उनको जिला अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक व्यक्ति के बता रहे हैं पैर फ्रैक्चर है, उसके संबंध में और जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शरीर मिलने पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सीओ प्रदीप कुमार थे, क्षेत्राधिकारी जो हरचंदपुर है, और इन्होंने जानकारी भी दी, और जानकारी के साथ साथ जैसे बताया कि इसमें 8 से 10 लोग घायल हैं, और घायलों में से 3 लोग समान थे, जिनको प्राथमिक उपचार करके जो है सीएससी से रिफर कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया, और बाकी 5 से 6 लोग गंभीर घायल थे, उनको जिला अस्पताल रायबली, जो कि 15 से 20 किलोमीटर हरचंदपुर से पड़ता है, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर, और ये थाना हरचंदपुर के मदनी लाल गाँव है, एक हरचंदपुर कस्बे से चंद कदम 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर ये कस्बा है, वहीं हाईवे पे ही, और वहीं पे ये हादसा हुआ है। और ये नींद झपकी की क्षेत्राधिकारी चूंकि जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो पान मसाला खा रखा था, पान मसाला को थूकने के चक्कर में लापरवाही होने की वजह से ये हादसा हुआ है, और ये हादसा बड़ा हादसा टला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये शायद कहीं और अगर खाई वाई में चली जाती बस, तो कई लोगों की जान जा सकती थी, और सबसे ज्यादा इसमें स्टूडेंट थे जो तैयारियां कर रहे थे, जो लेखपाल का पेपर देने जा रहे थे। एक ऐसी लापरवाही, अगर झपकी भी लगी तो वो भी एक लापरवाही है, मैं ये कहूंगा। देखिए, झपकी लगना, कोई एक्सीडेंट होता है तो 2 चीजें निकल के आती है सामने, एक झपकी लग गई, नींद आ गई, और एक दूसरा चीज हो गया ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ऐसे चीजों पर परिवहन विभाग को कहीं ना कहीं जो सरकारी बसें चल रही है और जो प्राइवेट हैं, इन सब पे नियंत्रण रखना होगा। लेकिन जो सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि पान मसाला खाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है, और ये हादसा बड़ा दुखदायी है, बड़ा भयावह हादसा था, जिससे ये घटना जो है एक बड़े मौत में तब्दील होने से बची है। शुक्रगुजार रहा कि रायबरेली के मौके पर प्रशासन और 6 एम्बुलेंस पहुंची हैं, और उन्होंने ले जाकर सबका इलाज कराया। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की, इस तरीके के हादसे लगातार होते रह रहे हैं और कोई भी इससे कुछ सीख नहीं रहा। और हमारे यहाँ लगातार अभियान भी चलते हैं, लोगों को जागरूक करने के अभियान चलते हैं, सड़क सुरक्षा अभियान चलता है, लेकिन उसका असर तो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। और जबकि रोडवेज जो सरकारी बस है, उसके साथ अगर इस तरीके के हादसे हो जाए, जिनकी एक स्पीड भी होती है, वो भी एक मानक के अनुरूप होती है कि इतने ही स्पीड में गाड़ी चलेगी, तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? अब ड्राइवर को झपकी आ गई, या उसने पान मसाला खा रखा था, या ड्रंक एंड ड्राइव का ये पूरा मामला है, ये तो बाद में जांच का विषय है। लेकिन क्या जो ड्राइवर है, आरोपी, क्या उसकी पकड़ हुई है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उससे कुछ जांच, उससे बातचीत की है, उससे कुछ पता चला है कि आखिरकार क्या मसला था? देखिए, अभी तक क्षेत्राधिकारी ने, पुलिस ने, रायबरेली पुलिस ने अभी तक किसी तरह के कोई इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया, तो हम भी अभी कहना कुछ उचित नहीं समझेंगे। लेकिन खैर, ये जांच का मामला है कि आखिर किस वजह से हुआ, क्या ये हादसा क्यों हुआ, और चूंकि 9 युवक जितने लोग थे वो लेखपाल का पेपर देने जा रहे थे, 20 लोग सवार थे, ये बताया जा रहा है, और जांच के आगे जैसा स्पष्ट होगा वो भी हम क्लियर करेंगे अपने दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आरटीओ, जिस तरीके से बीच में हमने 1 साल पहले भी देखा कि ARTO प्रवर्तन और PTO के ऊपर और तमाम सारे लोगों के ऊपर मुकदमा, मैं कई बार बताता हूँ, मुकदमा पंजीकृत हुआ, कई जिलों में हुआ, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें STF को इन्वॉल्व किया। STF ने मुकदमा पंजीकृत खुद पार्टी बनकर करवाया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही है। ABC24 ने इससे पहले भी खबरें करी है कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर अनियंत्रित तरीके से इस पे DM शरनीत कौर ढोका से भी बात करी है, और ADM प्रशासन से भी, सिद्धार्थ कुमार से भी, कि हाईवे पर बैठाकर लोगों को प्राइवेट बसें जो है सवारियां ले जा रही है, बच्चे 50-50, 60-60 लोग बैठे हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, और ये परिवहन विभाग की लापरवाही है, और ऐसे चीजों पे चाबुक चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी फिर बताऊं अखंड कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, और समय में दिखना भी शुरू हो गया है कि ऐसे खाना पूर्ति अधिकारियों की अब जो है लगाम है, मैं बात करूं तो खैर इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जिले में, आप और हम सब जानते हैं, प्रभारी मंत्री हो या और भी मंत्री हो, अब गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने एक ऐसी नीति लाई है, या हर केंद्र सरकार ने दी है कि हर मंत्री अपने अधिकारियों का ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन इसमें भी तमाम सारी पॉलिटिक्स होगी, और तमाम सारी, कल मध्य प्रदेश में ये नीति मोहन यादव सरकार ने लागू भी करी है, तो इसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाला विषय। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अधिकारी एक बार जरूर अब अपने
हो सकता है और होना चाहिए। ये पावर जो मुख्यालय से होता था अब वो डायरेक्ट मंत्री कर पाएंगे। इसमें एक वो है, अब शायद कि कुछ सुधार हो। गवर्नमेंट की प्रणाली है, गवर्नमेंट का कार्य करने का तरीका है, अब किस तरीके से आएगा ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये प्रणाली जहां तक है वो बेहतर दिख रही है कि अगर ये पावर दी जाएगी मंत्रियों को, विधायकों को, या जो और अधिकारी हैं कि उनका ट्रांसफरेबल जिले में वो खुद कर सकते हैं, तो ये हो सकता है इससे कुछ और सुधार देखने को मिले। जी बिल्कुल, इस सुधार में, इस सुधार से या इस फैसले से कितना सुधार आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो राहत मिलनी चाहिए, जो उस तरीके के तमाम दावे किए जाते हैं, उसका असर सड़क पर भी और जमीन पर दिखाई देना चाहिए। अगर ग्राउंड पर नहीं दिखाई देगा तो सवाल खड़े होंगे। फिलहाल पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, इंटरव्यू जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, ब्रजेश कौन सी खबर है सिद्धार्थ नगर से आज की? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि इस समय ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है लगभग समाप्त होने का समय हो गया है। लगभग 25 मई को ग्राम प्रधानों को जो कार्यकाल है समाप्त हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों का जब निरीक्षण किया गया, ग्राम पंचायतों में जो ग्राम प्रधान के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में जिस तरीके से काम कराया गया, ये अनुमानन लगभग जो है करोड़ों रुपए हर ग्राम पंचायतों में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया होगा ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के। ग्राम पंचायतों में आपका सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर या नालियां, ग्राम पंचायतों की साफ सफाई, अन्य सुविधाओं के लिए सरकार करोड़ों रुपए पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च कर रही है। ऐसे में आज मेरे द्वारा ग्राम पंचायत कठौतिया राम है, जहां देखा गया पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और आरआरसी सेंटर, ये 3 चीजों को देखा गया। 3 चीजों में सबसे बड़ी कमी देखने को ये मिली कि जो पंचायत भवन होता है उसके पहले जो है सरकार के द्वारा पंचायत भवन में एक डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति किया गया, जिसमें 6,000 रुपया प्रतिमाह कंप्यूटर सहायक को मानदेय में मिल रहा है। ऐसे में जब पंचायत भवन पे पहुंचे तो वहां देखे कि पंचायत भवन पे ताला लगा जो है लटका हुआ है। लगभग 10 बजकर कुछ मिनट में पंचायत भवन को देखा गया, वहां कोई जो है कंप्यूटर सहायक डाटा एंट्री करने वाला नहीं था। जो सरकार की योजना आई कि ग्राम पंचायतों में जो अन्य ऑनलाइन जिस तरीके जो कागजात होते हैं, लोगों को गांव से बाहर ना जाना पड़े और उसी पंचायत भवन से जा करके उनको सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, जिसको लेकर के उन्हें रखा गया। लेकिन वहां बड़ा सा ताला लटका दिखाई दिया। दूसरी उसके बगल में जब देखा गया तो सामुदायिक शौचालय था। सामुदायिक शौचालय जो बनाया जाता है सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक नियमित उसे खुलना चाहिए। ऐसे में सामुदायिक शौचालय पे केयर टेकर की नियुक्ति होती है, जिससे लोगों को घर से बाहर जो है शौच के लिए ना जाना पड़े। जिनको शौच जाना हो जो है सामुदायिक शौचालय में जाए। लाखों रुपए उसमें लागत जो है लगा करके बनाया गया। महिला पुरुष का अलग अलग सामुदायिक शौचालय बनाया गया, लेकिन उसमें भी ताला लटकता दिखाई दिया। जब वहीं से आरआरसी सेंटर पे गए तो आरआरसी सेंटर पे भी देखा गया कि बहुत पहले कभी कभार कूड़ा कचरा गया होगा, वो भी जो है निष्क्रिय साबित हुआ। अब ऐसे में अगर ग्राम पंचायतों का अगर समीक्षा किया जाए, सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है खर्च, तो फिर आखिर में किस काम का पैसा खर्च हुआ? सरकार के जो सरकारी धन आए ग्राम पंचायतों में लोगों के व्यवस्था को लेकर के, उनकी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए, लेकिन जब स्थिति बदहाल ही है तो फिर मतलब क्या निकल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश, और बहुत बड़ा और वाजिब सवाल है कि आखिरकार इतनी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसी पर पलीता लगाने वाले कौन है, जिनको इन सुविधाओं की या लोगों की सुविधाओं को लेकर के जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम चीजें अगर बंद हैं जो जनता के लिए खुली हुई हैं, वो पैसा जो जनता की सुविधा के लिए, लोगों को कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसका उपयोग हो नहीं पा रहा। जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि जनता उसका कुछ लाभ ले सके, उसका कोई लाभ उनको मिल नहीं पा रहा। साफ सफाई का वही हाल है, विकास का वही हाल है कि जनता के लिए आए हुए पैसे को इस तरीके से पानी में बहाना, जो जनता के लिए लोगों को रखा जाए, जिनको तनख्वाह सरकार देती है किसी न किसी तरह से, उनका इसी तरीके से सेंटर से गायब रहना, और जो जगह जहां पर जनता के लिए हमेशा खुली रहनी चाहिए थी वहां पर ताला लटकना और साफ सफाई बिल्कुल भी ना होना, वो तमाम उन दावों की पोल खोलती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सरकार तो पैसा दे सकती है, उसके लिए व्यवस्था के लिए आप लोगों को सिस्टम के तहत आपको उसमें रोल प्ले करा सकती है, लेकिन जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और आप ही अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आखिर कौन करेगा काम? फिर आपके रहने का मतलब ही क्या है? तो सरकार ने उतना पैसा लगाया और उस पैसे को
कहीं सही जगह लगाने का या जनता के लाभ के लिए, जनता की भलाई के लिए लगाने की जगह पे वो कहीं और खर्च हो रहा है या फिर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, केवल तनख्वाह मिल रही है, तो आखिरकार क्या सैलरी के लिए वहां पर लोग रखे गए या कुछ काम करने के लिए भी रखे गए? इस पूरे मामले पर क्या आपने कभी जो जिम्मेदार है उनसे बात की ब्रिजेश? तो उनका क्या कहना है ये भी हमारे दर्शक जरूर जाने, क्योंकि जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं उनकी जिम्मेदारी को जो निभा रहे हैं, जो उनके लीडर हैं या उनके ऊपर जिनको तय करती है जिम्मेदारी, उनका क्या सोचना है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी अखंड, देखिए जब इस संबंध में जो ब्लॉक स्तरीय एडीओ पंचायत होते हैं, सहायक खंड विकास अधिकारी, सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसे जो है सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करना चाहिए था। रही सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने दिया, बिल्डिंग बनाया गया, लेकिन जिस तरीके से जहां सामुदायिक शौचालय बना, अगर तस्वीरें दिखाया जाए तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े घास जो है उगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, वहां साफ सफाई स्वयं का नहीं है, ग्राम प्रधान स्वयं निष्क्रिय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो विभागीय अधिकारी हैं या जो ग्राम पंचायत का अधिकारी होता है, ग्राम प्रधान जो होता है, मेन भूमिका तो ग्राम प्रधान की होती है, क्योंकि अगर वो सही होता, अगर वो सही तरीके से जो उसके अंदर जो लोग काम करते होंगे उनको सही तरीके से अगर वो गाइड करते तो शायद इस तरीके का लापरवाही नहीं आता। तो उसमें स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान की अहम भूमिका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, और तीसरे में आपके एडीओ पंचायत जो खंड विकास अधिकारी, ये अगर बराबर अगर काम करते, क्षेत्र में आते, निरीक्षण करते, समय समय पर निरीक्षण किया जाता, व्यवस्था देखा जाता, तो शायद इस तरीके का लापरवाही जो है सामने नहीं आता। बिल्डिंग बना देने से बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन चीज होता है व्यवस्था देना। बिल्कुल वही बात है ना ब्रिजेश, कि आप ये सारी चीजें तो आपने एक रूल क्या कहते हैं, एक लाइन में भेज दी, पर उस लाइन को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी जिसकी थी वही गैर हाजिर है, ये कहे अपनी जिम्मेदारी से बेपरवाह या बेमुख होकर के अपना घूम रहे हैं कहीं आराम से, उसको कोई फर्क ही नहीं है। उन लोगों के जिनकी भी, चाहे सचिव की हो, एडीओ पंचायत की हो, प्रधान की हो, जिनके कंधों पर उस ग्राम के विकास की जिम्मेदारी है, वो सभी तो एकदम मस्त है, वो अपनी जिंदगी मस्त है। वहां गंदगी है, वहां पर घास उग जा रही है, या फिर वहां पर रख रखाव ठीक से व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, तो फायदा क्या है? फिर आप कितना भी ग्राम का विकास करा लीजिए, विकास हो नहीं पाएगा। वो कागजों में तो दिखेगा, पैसे आएंगे, लेकिन उस पैसे से कितना लाभ आपको मिलेगा शायद वो दिखाई नहीं देगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर एक बार जरूर बात कीजिएगा, अगर हो सकेगा तो जिलाधिकारी से जरूर बात कीजिएगा। इस बदहाली और इस सिस्टम के लिए, जो सिस्टम है ही नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार क्या आप भी मानते हैं कि कोई इसके लिए जिम्मेदार है? किसी की जिम्मेदारी बनती है, और अगर जिम्मेदारी बनती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी बनती है या नहीं बनती है? कम से कम बता दीजिए, हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि फिलहाल वहां की जिलाधिकारी ने इस मामले को लेकर के ये कार्रवाई की। कम से कम देखे तो लोग कि ऐसे ही चलता रहेगा कि जो चीजें जनता के लिए बनी है या जनता की भलाई के लिए, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। तो कम से कम जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, अगर वो नहीं सुन रहे या कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उच्च अधिकारियों को एक बात अवगत कराया जाए, और उनको अवगत कराने के साथ साथ उनसे वो सवाल भी जरूर कीजिएगा ब्रजेश, की आखिरकार इस बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आप करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश, इस तमाम जानकारी। सुल्तानपुर से हमारे साथ बने हुए एसपी सिंह, सुल्तानपुर से कौन सी खबर है एसपी? सुल्तानपुर जनपद में हीट वेव का जो इस समय गर्मी चल रही है, उसको लेकर के लोगों को देखने का मार्केट में ये मिला रास्तों पे चलने पर कि आज के समय में लोग गर्मी से बेहाल हैं। वहीं सुल्तानपुर जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है। यहीं आपके सुल्तानपुर जनपद में बिनुआपुर पूरी मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, अच्छे पद के प्रतिष्ठित अधिकारी वहां रहते हैं, सम्मानित काफी लोग रहते हैं, काफी बड़ा मोहल्ला है। उसमें बिजली की व्यवस्था ये है, लगभग 2 ही 3 घंटे इसमें आपूर्ति बहाल हो रही है। इस पे लेकर के आईबीसी की टीम जो है, आप अधीक्षक विद्युत वितरण खंड से बात की गई, तो उनका ये कहना हुआ है कि गर्मी हीट वेव की वजह से केबलें जो है ओवर हीट हो रही हैं, इससे वो जल जा रही हैं, और ओवरलोड की समस्या एकदम, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, जितनी क्षमताएं हमारी बिजली आपूर्ति करने के है, उससे ज्यादा लाइनों पे लोड है, ट्रांसफार्मरों पे लोड है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी कई समस्याएं जगह जगह पे आ रही, ट्रांसफार्मर भी चल रहा है। वहीं केबलें और तारों की स्थिति यह है कि ओवरलोड की समस्या से उनका कहना है कि
जो हम आपूर्ति नहीं बहाल कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ओवरलोड की। ओवरलोड की समस्या है तो उसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनता इस गर्मी में बेहाल है और अगर उसमें भी इतने बड़े स्तर पर बिजली कटौती होगी तो लोग तो परेशान होंगे। लखनऊ में भी हमने देखा लोग उपकेंद्र आकर के घेर ले रहे हैं, सड़कों पर निकल जा रहे हैं। बहुत जगहों पर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जा रही हैं कि लोगों को समझाना पड़ रहा है, पुलिस को समझाना पड़ रहा है। तो आखिरकार पहले से इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? इस तरह की स्थितियां तो आती है, पहले से ही लोगों को जानकारी होती है, तो उसके लिए सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि इतनी व्यवस्था, अगर कोई फॉल्ट आए तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए, लोगों को इतनी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग आप 20 घंटे शहरी क्षेत्र में कम से कम बिजली आपूर्ति किया जाए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा की बिजली आपूर्ति किया जाए। लेकिन सुल्तानपुर जनपद के विभिन्न ग्रामों में आईबीसी की टीम जाके देखी तो स्थिति ये रही कि आपूर्ति की वही बदहाल व्यवस्था है कि किसी गांव में तो मोबाइल चार्ज करने के लिए वही घंटे 2 घंटे के लिए लाइट आती है। लोगों का ये कहना है कि जो हमारा इन्वर्टर अपनी सुविधा के लिए रखे हुए हैं वो भी नहीं काम कर रहा है। केवल यही है कि शाम को खाना पीना बना के थोड़ा घंटे 2 घंटे लाइट जल रही है। इतनी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की भी एकदम बदहाल है। और वही शहरी क्षेत्रों में यह है कि अगर लाइट कट जाती है तो जो इनका सीयूजी नंबर आवंटित किया गया है उस पर भी एक समय बताया जाता है कि अभी आ जाएगी, इतने समय में आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी, 4 घंटे में आ जाएगी। और इनके द्वारा जो विज्ञप्ति दी जाती है उसका समय निर्धारण रहता है कि हाँ इतने समय लगभग बिजली आ जाएगी, लेकिन उस रूल के हिसाब से बिजली विभाग एकदम सुस्त दिखाई दे रहा है सुबह। हाँ बिल्कुल सुस्त है, शायद इसी कारण से लोग परेशान हैं और इस सुस्त चाल की वजह से स्थितियां खराब हो जाती हैं कई बार। और इस गर्मी में जिस समय एक सबसे बड़ा सहारा बिजली होती है, लोग पंखे के अधीन होते हैं या फिर कूलर, एसी, जो भी उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसके सहारे वो इस गर्मी को काटने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में अगर बिजली ही उपलब्ध नहीं होगी तो अपने आप में वो लोग इस गर्मी से दूर, अपने आप को दूर रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उस पूरे मामले को ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कि पहले ही किसी फॉल्ट से या फॉल्ट के, या फिर अगर कोई फॉल्ट होता है तो जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करें कि इस तरह की स्थितियां ना हो कि लोग गर्मी में रहने को मजबूर हो, बिजली का पता कई घंटों तक या पूरे दिन तक ही ना रहे और लोग इंतजार करें तो बस 24 घंटे में 1-2 घंटे का, जैसा कि सुल्तानपुर में बता रहे हैं हमारे सहयोगी एसपी सिंह, तो अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो उसको दुरुस्त करना ही सबसे जरूरी है और इस पर जरूर काम करें। एसपी सिंह अगर होगा तो इस पर जरूर अधिकारियों की बातचीत कीजिएगा और आखिरकार क्या उस पर वो कार्य कर रहे हैं, क्या उपाय अपना रहे हैं, इसको लेकर भी हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप के पास चलते हैं अमेठी। कुलदीप, कौन सी खबर है अमेठी से? जी अखंड जी, मैं अमेठी जनपद के जिला मुख्यालय स्थान पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कार्यक्रम जो अनवरत 81 दिन का पूरे देश में भ्रमण का कार्यक्रम है, उसी के पदपेज में एक ध्वज पताका का भी यहाँ पर स्वामी जी द्वारा अनावरण होना है। और मैं यहाँ के राकेश तिवारी जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, उनके पिता भी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है। राकेश पिताजी के जो है वो जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, उनके पिताजी मेरे साथ भी उपस्थित है इस स्थान पर, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कार्यक्रम आज लगा है। अभी वो अमेठी में है और अमेठी से जिला मुख्यालय पड़ता है, लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ जाता है। तो लगभग थोड़ी ही चंद मान के चलिए थोड़ी ही देर में अभी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे राकेश तिवारी के पिता से भी हम जानने की कोशिश। बिल्कुल कुलदीप, अमेठी से बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो हैं वो लगातार एक के बाद एक जिले में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं और उनके जो बयान होते हैं
वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनते हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश को एक धागे में पिरोने की बात भी कर रहे हैं और एक के बाद एक उनका कार्यक्रम हर जिलों में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर से कनेक्ट होंगे कुलदीप के साथ, नेटवर्क का कुछ इशू है, तब तक हम आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श हरदोई से बने हुए, आदर्श कौन सी खबर है हरदोई से आज की? देखिए आदर्श जी, आवाज आ रही है जी? आ रही बताइए जी। अगर जी आज हम बताना चाहिए, हम हरदोई जनपद के करीब 4 किलोमीटर दूर आज प्रेम नगर कॉलोनी में खड़े हैं और यहाँ पर क्योंकि गर्मी का पारा काफी ज्यादा है और यहाँ पर जो रहने वाले वासी हैं, यहाँ लाइट की काफी सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर जो सड़कें हैं, यहाँ सड़कें भी नहीं है। यहाँ पर जो ये मोहल्ला है प्रगत नगर, यहाँ के जो प्रधान है श्यामू सिंह जी, तो यहाँ पर जो सड़कों की काफी दिक्कतों का सामना पर यहाँ कोई भी सड़कें नहीं है। यहाँ पर पानी का भराव हो जाता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे आपको खंड कि ये जो शहर है ये अभी नया बसा हुआ है। यहाँ करीब 1000 करीब मकान बने हुए हैं, लेकिन लाइट की काफी समस्या है। कल लाइट को लेकर कोयल बाग कॉलोनी के पास में लोगों ने रोड को जाम कर दिया था और जाम करने के बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तो उसको जो रोड जाम की गई थी उसको वहां से खुलवाया गया, आश्वासन देकर लाइट आ जाएगी। और डेली हरदोई जनपद की शहर में 3-3, 4-4 घंटे की लाइट की कटौती हो रही है और कहीं ना कहीं जो मीटर लगाए गए प्रीपेड वगैरह उसको भी लेकर यहाँ पे समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है कि प्रीपेड से कहीं बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं। अगर उसमें पैसे रहते तो जब तक लाइट रहेगी और जब पैसे खत्म होते लाइट कट जाती है और बिल जमा करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस गांव में गांव में एक मोहल्ला है अभी नया हुआ है, यहाँ लाइट तो दी गई है लेकिन यहाँ पर जो है अभी कोई भी सड़कें नहीं है। यहाँ पब्लिक जो निकलती है पानी, अभी बरसात आने वाली है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पानी की निकालने की व्यवस्था है, यहाँ पर नाली नहीं बनी हुई है और यहाँ जो पब्लिक है पब्लिक को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आपको दिखलाना चाहेंगे यहाँ सड़क के नाम पर सिर्फ यहाँ कुछ भी नहीं। देखिए हमारे पीछे देखिए ये पूरा यहाँ पर जो है हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, जहाँ तक नजर आए यहाँ पे कोई भी सड़क नहीं बनी हुई है और यहाँ करीब 1000 मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ 1000 मकान में निकलने की दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। यहाँ को प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सड़क वगैरह बनवाए जिससे यहाँ की पब्लिक को निकलने में कोई जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आदर्श दिखा भी रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में वहां पर अगर मकान बने हुए हैं, सड़कों की बदहाल स्थिति है, वहां पर सड़क नहीं बनी हुई है। कई बार हमने देखा है कि जो प्राइवेट जो बिल्डर्स होते हैं वो इस तरीके से कोई प्राइवेट कॉलोनी काट देते हैं जिसके बाद उसके विकास को सरकार पर छोड़ देते हैं और लोग घर बना भी लेते हैं सस्ते रेट के चक्कर में। कई बार डेवलपमेंट में उसको लेकर के बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने इस तरीके काम किया कि बड़ी तादाद में वहां पर घर है अगर और वहां पर इस तरीके से सड़कों की इस तरीके की बदहाल व्यवस्था है तो इनको विशेष इनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति तक कम से कम सड़क होनी चाहिए क्योंकि गांव की सड़कें बन रही हैं। तो ऐसे में अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग रहते हैं, अगर 1000 के घर हैं, 1000 के करीब घर हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग रहते हैं और वहां पर अगर सड़कों की बदहाल स्थिति तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन जहां तक बिजली की बात है, ये बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिजली नहीं आ रही है लोगों की और उसके लिए कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़क पर उतर जा रहे हैं। लेकिन वही बात है जो इससे पहले भी हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बढ़ती हुई मांग को लेकर के बिजली विभाग को तुरंत और सारी तैयारी करनी चाहिए कि लोगों को निर्बाध बिजली मिल सके। तमाम दावे किए जाते हैं ऊर्जा मंत्री की तरफ से, लेकिन उन दावों को कहीं बल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तमाम लोग इसको लेकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं आ रही है। तो सवाल खड़े होंगे। जहां तक रही बात प्रीपेड मीटर की, तो सरकार ने प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत जगहों पर पोस्टपेड में कन्वर्ट भी हो गया और धीरे धीरे तो सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड में कन्वर्ट भी हो जाएंगे, जो एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन गए थे। लेकिन वही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी आबादी है और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में निर्बाध बिजली जहां मिलनी चाहिए थी वहां पर इतनी भारी कटौती अगर बिजली की हो रही है कि लोग सड़क पर उतर आ रहे हैं, तो आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाते? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये देखिए अगर हम बता रहे हरदोई जनपद में 3 मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। एक तो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं और शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हैं और जो उप मुख्यमंत्री अभिषेक पाठक जी और ये स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री भी यहाँ पर हैं क्योंकि उनका गृह आवास भी है, लेकिन उनके यहाँ गृह जनपद में यहाँ पर जो है इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जो ग्रामवासी हैं काफी कहीं ना जब यहाँ पर वोट देने की बारी आती है तो नेता लोग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वोट मिल जाता है उसका यहाँ पर कोई नेता और प्रधान यहाँ झांकने नहीं आता है।
ये भी एक बड़ी समस्या है। जब अगर आपको वोट लेते हैं तो कम से कम पब्लिक का ध्यान भी रखना चाहिए कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़कों को बनवा दें। लेकिन यहाँ पर न तो सड़कों की कोई व्यवस्था है, यहाँ पे लाइट की अगर देखे जाए तो लाइट की व्यवस्था काफी डैमेज है। और यहाँ जो मकान है पानी के भराव को लेकर काफी ऊंचाई पर बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सड़क बन जाए तो यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उन मकानों में कम से कम अंदर पानी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सड़कें के नाम पर जीरो है। ये शहर क्या है, मतलब एक गांव से भी बदतर है। जहाँ जहाँ योगी सरकार गांव में सड़कें पहुंचा रही है, वहीं पर यहाँ पर जो है सड़क अगर बात करें, यहाँ कोई भी सड़क नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ पर खड़े हैं ये पूरा खेत है, यहाँ पर सभी जगह दिखाई दे रहे। लेकिन यहाँ लोग क्या करें, मकान खरीदते हैं, उसके बाद यहाँ मकान बेच लेते हैं कम दामों में, यहाँ पर कोई दूसरा ले ले। यहाँ लोगों का मन भर चुका है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, इस सारी चीजों को, ये बुनियादी चीजें हैं जो आदर्श बता रहे हैं। इन बुनियादी चीजों को दूर करना चाहिए, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी जरूरत वहां पर लगे, जो भी सुविधा की जो बुनियादी चीजें हैं उसको कम से कम जनता तक, हर एक घर तक पहुंचे सड़क, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर जरूर जिम्मेदार अधिकारियों से बात कीजिएगा। आदर्श, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताना चाहेंगे आप, अगर एक चीज और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस तो बनाया गया है, 6 लेन बन रही, 4 लेन बन रही है, लेकिन जहाँ पर पब्लिक रह रही है वहाँ पर सड़कें नहीं है। जबकि वो 4 लेन की आवश्यकता नहीं है जितनी यहाँ पर पब्लिक के लिए निकलने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो बाइक से लोग निकलते हैं, बाइक से निकलते गिर जाते हैं। ट्रेन की भी आवश्यकता है, एक्सप्रेस की भी आवश्यकता है, हर घर तक सड़क हो उसकी भी आवश्यकता है। सब एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि किसी को किसी में मिलाना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर सड़कें जरूर बनाई जाए। और ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेसवे नहीं बनने चाहिए, 6 लेन की सड़कें नहीं होनी चाहिए या 4 लेन की सड़कें नहीं होनी चाहिए, सभी होने चाहिए। क्योंकि आगमन और ये कहते हैं ना कि जो आवागमन होता है वो इन सड़कों के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए जितनी ज्यादा सुरक्षित ये सड़कें रहेंगी, जितनी अच्छी ये सड़कें रहेंगी, उतना जरूरी या स्वस्थ आवागमन भी होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी और लोगों की जो यात्राएं होंगी वो सकुशल और कुशल तरीके से हो जाएंगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं अगर इस तरीके के एक्सप्रेसवे और हाईवेज नहीं थी। तो फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा आदर्श, और जो भी अपडेट होगा अधिकारियों से बात कीजिएगा और इस सड़क को लेकर के वो क्या कहते हैं हमारे दर्शकों को जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप हमारे साथ बने हुए, कुलदीप बताइए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी 81 दिवसीय गौरक्षा धर्म के लिए इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अमेठी जनपद में भी अभी अमेठी जनपद में अमेठी स्थान एक पड़ता है, वहां पर वो उपस्थित हैं। और उसके बाद जिला मुख्यालय जो गौरीगंज पड़ता है, और अमेठी कहा जाता है, लिखा जाता है अमेठी, लेकिन गौरीगंज मुख्यालय है। तो यहाँ पर भी वो अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ध्वज पताका का भी होना है। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता राकेश तिवारी, जो गो सांसद प्रभारी गोवेष्ठी यात्रा अवध अंचल उत्तर प्रदेश से हैं, उनके पिताजी हमारे साथ उपस्थित हैं और उनसे भी हमें कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से आज आयोजित किया गया है। दादाजी, ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है इसके बारे में बताएं और किस प्रकार की धर्म यात्रा जो है महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। महाराज जी द्वारा ये धर्म यात्रा जो है, धर्म की ज्यों हानि हो रही है, हिंदुत्व ज्यों विलुप्त तो हो रहा है, क्योंकि गौ माता से ही हिंदू है। ये जीने पर और मरने पर ही गौ माता बैतरणी नदी पार करने के लिए आगे रहती है। तो जब यह धर्म का अंत होना शुरू हुआ तो आज गुरु शंकराचार्य जैसे एक बार हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से धर्म का अंत हुआ था, बौद्ध धर्म फैल गया था, तो उन्होंने पैदल यात्रा किया था। उसके बाद से लगभग 108 गुरु गुजर चुके, लेकिन अपनी अपनी जगह सब पड़े रहे, कोई बाहर नहीं निकला। आज ये हमारे धर्म जो है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो बद्रिका आश्रम ज्योतिष पीठ उत्तराखंड जिनका मठ है, उस ठंड इलाके से छोड़कर आज इस तपती धूप में 3 मई से और 26 जुलाई तक यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो। तो यह सरकार को या जनता को चेताने के लिए कि गौ माता की रक्षा हो,
और इसके लिए ये अपनी शरीर को तपा रहे हैं। और आशा है कि इसी उद्देश्य से आज यहाँ हमारे इस पावन धरती पर इनका चरण पड़ेगा और जिसकी वजह से इनका धर्म ध्वजा जो है एक यहाँ फहराया जाएगा 108 फुट का, ताकि जो है लोगों को तनक हो, लोगों को इस बारे में जो है आगे और चर्चा चले, आगे और लोग एकत्रित हो और इस गौ माता की रक्षा के लिए संगठित हो, हिंदुओं के अंदर एक जागृति हो। इसलिए हमारे गुरु जी आज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज हम गुरु जी का दर्शन पाएंगे, नहीं तो बद्रिका आश्रम जाने के बावजूद भी लोग नहीं दर्शन पाते थे। आज हमारी इस पावन धरा पर उनका चरण पड़ने जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कुलदीप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है और लगातार बिल्कुल जिस तरीके से भीषण गर्मी में भी कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम रखा गया है और गौ रक्षा के उद्देश्य के साथ लगातार वो देश के प्रदेश के अन्य लगातार कई जिलों में वो भ्रमण कर रहे हैं और कई जगहों पर इसको लेकर के वो गोष्ठियां यूं कहें कि कई जगह पर वहां पर उनके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वो लोगों को गाय के महत्व के साथ साथ गौ रक्षा को भी लेकर के प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद इसी उद्देश्य से वहां पर जिस तरीके से कुलदीप ने भी दिखाया है कि एक बड़ी गौ रक्षा को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, जिसके आयोजक वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम या थोड़ी देर बाद वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी होंगे जो लोगों को गौ रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, और जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें खबर और भी है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा आज हो रही है और 44 जिलों के 860 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है और करीब 3,66,000 के करीब जो छात्र हैं आज और कल में परीक्षा देंगे और इसको लेकर के जो तमाम जो एजेंसीज हैं वो चौकन्नी है, चाहे वो लड़कियों के जूड़े हो या उनके पिंस हो, क्लिप्स हो या फिर वाटर बॉटल की जो लगी होती है जो उस पे रैपर्स होते हैं उनको भी निकलवा लिया जा रहा है। बहुत बड़ी चेकिंग के तहत उनको आगे जाने दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल या इस तरीके का कोई उपयोग ना कर सके जिससे चीटिंग की जा सके। तो हर संभावनाओं को नकारते हुए एक जो मुख्य परीक्षा है लेखपाल भर्ती की उसको आयोग कराया जा रहा है और आज और कल ये 2 दिन परीक्षा होगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है एजेंसी, क्योंकि कई बार चाहे वो पेपर आउट होने की बात निकल करके सामने आती है, नकल की बात निकल करके सामने आती है, लेकिन जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस की वहां पर कड़ा पहरा है और हर एक चीज की जांच बड़े ही उससे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा को लेकर के भी तमाम तरीके की जो फुटेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आ रही है कि नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ एक साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट परीक्षा कराने के उद्देश्य से लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अग्रसर है और इसी के तहत आज जो 7,900 के करीब 8,000 के करीब जो पद है उसको लेकर के परीक्षा कराई जा रही है और इसी के लिए 44 जिलों में 860 के करीब केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज और कल ये परीक्षा होगी। एक और खबर आपको बता देते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए कांग्रेस के जो सांसद है तनुज पुनिया और जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के वो मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से वापस बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया और खड़े हुए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरीके से अचानक से जो कांग्रेस का कुनबा है वो पहुंचा था वहां पर, क्योंकि सवाल ये भी है कि अभी तक कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में रहा और एक बड़ी जीत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दोनों ने मिलकर के एक बड़ा चुनाव लड़ा और बीजेपी को करारी शिकस्त दी है लोकसभा चुनाव में, आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि कांग्रेस पार्टी के जो 2 वरिष्ठ नेता है, क्योंकि बीजेपी के सांसद है तनुज पुनिया जो कि पीएल पुनिया के बेटे भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब बसपा सुप्रीमो मायावती या बीएसपी की सरकार थी तो मायावती के प्रमुख सचिव हुआ करते थे पीएल पुनिया, इसलिए उनकी उनसे करीबी है और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गौतम, वो भी उनकी करीबी मायावती से, क्योंकि वो बसपा में ही पहले थे, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, उसके बाद वो कांग्रेस में आए।
तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात को लेकर के या उनसे मुलाकात की बात को लेकर के जिस तरीके से दोनों नेता वहां पर पहुंचे थे, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। और वो बहस ये है कि क्या बीएसपी से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस व्याकुल है। साफ तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि रायबरेली में ही थे कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और जिस तरीके से दो बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि क्या कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन करने की कवायद कर रही है या यूं फिर उसके साथ गठबंधन में जाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक धड़ा ये मानता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उसको ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बीएसपी के सहारे अपनी नैया पार लगा सकती है और कांग्रेस को उम्मीद है कि बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि संविधान और दलित का एक बड़ा वोट बैंक साफ तौर पे बीएसपी के पास है, जिसको लेकर के लगातार बीएसपी के साथ हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस बेचैन है। फिलहाल इस सारी बातों को लेकर के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनका साफ तौर से कहना है कि ये मुलाकात या उन लोगों की जो दो नेता गए थे वो उनकी व्यक्तिगत मुलाकात थी, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महज ये संयोग है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में होते हैं और उसी दरमियान दोनों नेता जो कि एक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बीएसपी के साथ जुड़े हुए थे वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार है और गर्म है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहस शुरू हुई है कि क्या कांग्रेस ने जैसे तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़ा है, क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके वो बीएसपी का दामन थामेगी या बीएसपी के साथ 2027 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें और दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर के साफ तौर पर कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि ये मुलाकात उन दोनों लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात है। लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो दो बड़े दुश्मन होते हैं वो भी आपस में मिल सकते हैं और जो दोस्त हैं वो भी बिछड़ सकते हैं। चाहे वो तमिलनाडु की बात की जाए जहां पर डीएमके के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जब उसकी हार हुई तो टीवीके के साथ उसने सरकार बनाई और आज जो दो हैं उसके जो विधायक वो मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। तो कहीं ना कहीं का बड़ी बात है। साफ तौर पर राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। शायद इसी तर्ज पर कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले लीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।